नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास में। साथियों, आज बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की। ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे आने वाले रेलवे के, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इसके अंदर ये एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल है पहले के, वो रिपीटेड होते रहते हैं, तो इनकी आज चर्चा करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी अपन उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने जो क्लास चल रही है उसके अंदर 2 दिन इंडिया जीके चलेगा, 2 दिन साइंस का पार्ट चलेगा, और राजस्थान पुलिस की यहाँ वैकेंसी आ रखी है, तो राजस्थान पुलिस की भी अभी 2 क्लासें कंप्यूटर का है, उनका भी अपन पार्ट शुरू बहुत जल्दी करेंगे। आप सभी दोस्त आराम से इस पूरी क्लास को देखना। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी आप दबा देना, ताकि कोई भी क्लास आए या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन वैकेंसी के बारे में आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। छोटी क्लास है, आराम से पूरी देखना, और आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन है इसी क्लास के अंदर समझ में आ जाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ नहीं मिलेंगे, बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? ऑप्शन ए फेराडे का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी जूल का नियम। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ये होगा जूल का नियम। जूल का नियम कहता है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह होता है जूल का नियम। यानी जो हीट होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है। इसके जो आंसर है वो भी मैंने साथ में लगा के रखे हैं, ताकि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि आपके आंसर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी इलेक्ट्रिकल जो ऊर्जा है उसको मैकेनिकल ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इस्त्री। ऑप्शन ए है इस्त्री, यानी जो प्रेस है वो। प्रेस क्या करती है आपको पता है? विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में चेंज करती है। ऑप्शन बी टॉर्च। टॉर्च का देखते हो तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है, यह भी नहीं होगी। ऑप्शन सी पंखा, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन डी टेलीविजन। क्या है ऑप्शन बी? टेलीविजन। टेलीविजन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर चेंज करता है, तो आपका यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी राइट, यानी पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैंने आपको ये बता दिया है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों, बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप आराम से इनको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3। NaCl, इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड है, यह किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी सोडा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा का मान जो कैलोरी में है वो सबसे अधिक होता है? यानी कौन सी उस जो गैस है जिसका ऊर्जा का मान है वो सबसे अधिक होता है, या जो ईंधनीय ऊष्मा है सबसे अधिक गैस है वो कौन सी है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा। सबसे अधिक ऊर्जा का जो मान है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, तो ज्यादा इसके अंदर चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी मिश्र धातु की एक धातु पारा है तो वह धातु क्या कहलाएगी? यानी इसका कहने का मतलब है, जो मिश्र धातु है वो पारा है, ठीक है, Hg पारा मरकरी, तो वो धातु है उसको आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी सोल्डर,
ऑप्शन सी अमलगम, ऑप्शन डी जस्तीकरण। तो इसका जो शुद्ध आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी अमलगम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विलयक, ऑप्शन बी समजातीय, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन डी पारा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने आगे दोस्त फ्रेंड सर्किल है उनको भी जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 7, आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी रोबोट न्यूक्लियर अम्ल, ऑप्शन सी रोबोट न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी रोबोट न्यूक्लाइड अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देते हैं इसके ये जो 4 एंजाइम के जो साथ में दे रखे हैं तो वो कंफ्यूज कर देता है। दूध में कौन सा प्रोटीन? ऑप्शन ए ग्लाइकोन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी कैसीन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी डी होगा, कैसीन होता है जो दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? यानी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, ये आपको पता ही है। सोडियम है या पोटेशियम है या हीलियम है या पारा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। यह सबसे नरम धातु भी है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम है, इसको भी केरोसिन तेल में या जो होता है ये भी अभिक्रियाशील धातुएं होती है। पोटेशियम है, सोडियम है, ये तो पोटेशियम है, इनको भी बोतलों में रखा जाता है, ये भी हवा के साथ बाहर क्रिया कर लेती है, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ग्रेफिन क्या है? व्हाट इज ग्रेफिन? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेफिन एक धातु है, ऑप्शन बी उपधातु है, ऑप्शन सी कार्बन का रूप है, ऑप्शन डी कार्बन का अपरूप है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन का क्या है अपरूप है ग्रेफिन, और ग्रेफाइड ये हीरा ये कार्बन के क्या है अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफिन। हीरा सबसे मजबूत पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी पदार्थ का सबसे छोटा गुण कौन सा है जो हमेशा स्वतंत्र रहता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी यौगिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी जो अणु है यह पदार्थ का सबसे छोटा गुण है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु सबसे छोटा कण है पदार्थ का, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, और जो इसीलिए अणु है उसके बाद में वो क्या है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसको पदार्थ का छोटा गुण माना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता है, ये कह रहा है। ऑप्शन ए लीवर यानी यकृत, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी मांसपेशी। तो इसका आपका राइट आंसर बी होगा, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी डब्ल्यूबीसी है लीवर है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पादन करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन डी शर्करा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल।
तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शर्करा। शर्करा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पादन करता है। ग्लूकोज अपने को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। एंजाइम ये हमारे शरीर में लार में है, भोजन में होते हैं। अमीनो अम्ल है, ये भी HCl ये भी है। तो ये अमाशय भोजन के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो गए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी शर्करा होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है शरीर कोशिकाओं में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सैवनी ऊतक, ऑप्शन बी भरण ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी त्वचीय ऊतक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए होगा सैवनी ऊतक। यानी जो पौधों के अंदर जो भोजन दिया जाता है, जल दिया जाता है, उसके अंदर जो जो ऊतक होते हैं जो उनको भोजन पहुंचाते हैं या उनकी जल की अभिक्रिया कराते हैं, भोज्य पदार्थों की क्रिया कराते हैं, तो उन ऊतक को सहवनी ऊतक कहा जाता है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था, 2018 की वैकेंसी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु पाए जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो धवन सोडा के अंदर जो पानी है उसके अंदर कितने अणु होते हैं? तो पानी के कितने अणु है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो इसके अंदर कितने हैं? 2 ये हाइड्रोजन के हो गए और 8 ऑक्सीजन के, 8-10 अणु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी चीनी का घोल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी दूध। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दूध। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण के अंदर जो मिश्रण पदार्थ होते हैं वो उनके गुण है वो समान होते हैं, और विषमांगी के अंदर जो मिले गए जो पदार्थ होते हैं उनके गुण है वो एक समान नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रति प्रतिबिंब, ऑप्शन डी विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कोई प्रकाश है और वो किसी दीवार से टकराता है या पारदर्शी चीज से, जब वो उसको प्रकाश को पार करता है तो या तो वो किसी की तरफ झुकाव करता है या ऊपर जाता है, तो इस चीज को अपवर्तन कहा जाता है, यानी प्रकाश का झुकाव होता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश टकरा कर वापस उसी दिशा में चला जाता है। प्रतिबिंब है जो लेंस है और दर्पण है उसके अंदर ये प्रतिबिंब जो है उसके अंदर काम आता है। अपने किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो प्रतिबिंब का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ध्यान रखना सी बी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बर्फ का वायुमंडलीय दाब पर गलनांक कितना होता है? कि बर्फ का वायुमंडलीय दाब पर गलनांक बिंदु होता है वो कितना है? ऑप्शन ए 273 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 243 केल्विन, ऑप्शन सी -273 केल्विन, ऑप्शन डी 273 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि बर्फ का वायुमंडलीय दाब पर जो गलनांक होता है वो या तो 273 केल्विन होता है या वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब भी करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए वेग और संवेग, ऑप्शन बी स्थान और वेग, स्थान या इसको विस्थापन की कह सकते हो, ऑप्शन सी समय और स्थान, ऑप्शन डी वेग और त्वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा समय और स्थान। गति का दूसरा नियम, गति का जो पहला समीकरण है वो किसके बीच में संबंध दर्शाता है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है मुझे। यानी कि गति के 3 समीकरण बनते हैं। पहला समीकरण
दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक है, तो आपको दूसरा समीकरण यहाँ है कि स्थान और समय को बताता है। आपको तीसरा पहला समीकरण है उसको आपको बताना है। इसी में से आप बता सकते हो कि वेग और समय का होगा या त्वरण और वेग का होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर गति के तीनों नियम अगर आपने समीकरण पढ़े हैं तो आपको ज़रूर याद होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया के परिणाम के स्वरूप है वो क्या उत्पन्न होता है? यानी एक अम्ल और एक क्षार की अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए लवण और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लवण और जल, ऑप्शन सी जल और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें आपका क्या होगा? लवण और जल हो जाएगा। यानी एक अम्ल और एक क्षार, इसको आप उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कह सकते हो, उदासीनीकरण। ठीक है, तो आप उसको भी कह सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो दोस्तों, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे? आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और आपको याद भी हो गए हैं। ज़्यादा इसके अंदर हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, 3-4 ऐसे थे, बाकी अच्छे क्वेश्चन थे लेवल के। क्लास अच्छी लगी है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी आगे भेजें। आगे की फिर नई क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।